मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। खासत कल दो बड़े वफाकी वुज़रा ने 18वीं तरमीम पर डिससेटिस्फेक्शन का इजहार कर दिया। इससे एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया। आपको याद होगा कि इससे पहले भी वफाकी वुज़रा 18वीं तरमीम के ऊपर जद लगाते रहे और सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब की तरफ से भी एतराज़ात सामने आते रहे और मुख्तलिफ वक़ात में हुकूमत के मुख्तलिफ वुज़रा इसके बारे में बात करते रहे। इवन प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी डिससेटिस्फेक्शन का इजहार किया था। लेकिन कल के दिन जब दो वफाकी वुज़रा ने इस पर बात की तो उसके बाद एक सनसनी सी फैल गई सियासी हलकों के अंदर। कल असद उमर साहब ने सबसे पहले क्या कहा था आप वो भी मुलाहिज़ा कीजिए, उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने क्या मुलाहिज़ा किया था, क्या फरमाया था वो भी मुलाहिज़ा कीजिए, और आरिफ अलवी साहब जो पहले कहते रहे इसके बारे में वो भी आपको अभी हम सुनाएंगे। ताहम शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से इस चीज का इजहार किया गया कि 18वीं तरमीम के अंदर किसी किस्म की तरमीम के बारे में कोई गौर नहीं किया जा रहा। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या शाह महमूद कुरैशी साहब की बात को सीरियस लिया जाए या असद उमर साहब की बात को सीरियस लिया जाए या फवाद चौधरी साहब की बात को सीरियस लिया जाए। आप सबसे पहले वो क्लिप्स मुलाहिज़ा कीजिए। भी बड़े हैं और उसमें कोई शुबा नहीं कि 18वीं तरमीम ने जो डेवोल्यूशन की है उसका बहुत फायदा हुआ है और हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन ये कहना कि आप 18वीं तरमीम में आप देखें कि आपने 70,000 करोड़ रुपया 80,000 करोड़ रुपया सिंध में आ गया, अब वो खर्च कैसे हुआ आप पूछ नहीं सकते। उन पैसों का पूछें किधर से आ गए हैं तो जमहूरियत खतरे में आ जाती है। 18वीं तरमीम को खत्म करना हुकूमत का इरादा न था न है। देखना ये है कि जिस तरीके से उस पर अमल दरामद होना था वो हो सका या नहीं हो सका। सूबों ने मरकज से कई मराहत तो ले ली लेकिन उन्होंने आगे पास करने की जरूरत। आपने मुलाहिज़ा किया है कि 18वीं तरमीम के बारे में वुज़रा के क्या ख्यालात हैं। अगर फर्ज करते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान इसके अंदर तब्दीली का कोई फैसला नहीं करना चाहती या कोई ख्याल नहीं उनका, तो फिर ये बहस छेड़ने की क्या जरूरत थी, और वो भी उस दौरान जब कोरोना तेजी से फैलता चला जा रहा है और सूबों के दरमियान पहले ही इख्तलाफात पाए जाते हैं वफाक और सूबों के दरमियान, तो उसमें इस किस्म की बहस का छिड़ जाना ये बहुत ही खतरनाक है। और बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से इसका जो रिएक्शन इस पे आया वो भी अब हम आपके सामने रखेंगे। बिलावल भुट्टो ने कल भी कहा था, उससे पहले भी कहा था, फिर उससे पहले भी कहा था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वफाकी हुकूमत को इसके मामले में छेड़छाड़ करती है तो कम अज कम सिंध की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आएगा। बिलावल भुट्टो साहब ने क्या कहा था वो भी मुलाहिज़ा कीजिए। जब एक ग्लोबल पैंडेमिक आया है जो एक आम सूरत हाल नहीं है, जिसको आप एक जंग की तरह ही देख सकते हैं, तो तब वो कहते हैं कि 18वीं तरमीम पे रिलाई करते हैं। वजीर आजम का ये बहुत गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स है। ये पहली दफा होगा जहां वफाक और वजीर आजम सुबह से लाताल्की के ऐलान कर रहे हैं। मैं तुम्हें वार्न करता हूं, 18वीं तरमीम को छेड़ने की कोशिश करो, 18वीं तरमीम को खत्म करने की कोशिश करो तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर। मैं आज तुम्हें वार्न कर रहा हूं, तुम 18वीं तरमीम को मत छेड़ो, तुम 18वीं तरमीम खत्म करने की कोशिश करो, 1 यूनिट लागू करने की कोशिश करो, मैं एक लात मारकर आपका हुकूमत खत्म कर दूंगा। क्या वाकई 18वीं तरमीम के अंदर तरमीम की कोई गुंजाइश है? हुकूमत इसके बारे में कुछ सोच रही है या फिर सूबों का एहतसाब करना चाहती है कि 18वीं तरमीम के बाद उन्होंने क्या किया और क्या उनको करना चाहिए था जो उन्होंने नहीं किया? ये आज का हमारा इशू होगा और जाहिर है मैं मेहमानों को तारफ भी कराऊंगा। लेकिन उससे पहले दो इशूज और आपको बताता चलूं कि आज हुकूमत पाकिस्तान ने एक और तब्दीली कर दी वजारत इत्तलात के अंदर। ये पिछले 2 साल के अंदर तीसरी बार तब्दीली है। फरदौस हाशा गवान साहब को हटा के साहिबा को हटा के उनकी जगह शिबली फराज साहब को वफाकी वजीर बना दिया गया, जबकि जनरल आसम सलीम बाजवा साहब को स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। ये एक अच्छी तब्दीली हो सकती है, बुरी तब्दीली हो सकती है, इस पर भी बात करेंगे। और आज पहला दिन था स्मार्ट लॉकडाउन का। जब कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है तो हुकूमत स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ चली गई है। क्या ये स्मार्ट लॉकडाउन एक अच्छी पॉलिसी है? इस पर भी हम आज बात करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सदाकत अली अब्बासी साहब, स्काइप पे होंगे हमारे साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। लाहौर में अता तारिक साहब हमारे साथ होंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। और नाज बलोच साहब हमारे साथ होंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। सदाकत अली भाई साहब, ये फरमाइएगा सर, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है? आप 18वीं तरमीम के अंदर को वाकई तब्दीली करना चाहते हैं
या फिर आप कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहते हैं कि सूबों से पूछा जा सके कि आपने किया क्या 18वीं तरमीम के बाद, करना क्या चाहते हैं आप? जय साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छा इंट्रो था और एक बड़ी इंफॉर्मेटिव डिस्कशन आपने की। देखें, मैं तो ये समझता हूँ कि जिस तरह आज 18 या 19 या 20 तरमीमें हुई हैं और वो तरमीमें उस वक्त की पार्लियामेंट का इख्तियार है, इसी तरह अगर 18वीं तरमीम में भी आज की पार्लियामेंट और आज की जो अक्सरियत है 2/3 मेजॉरिटी समझती है तो उसको तब्दील कर दे। आपने इसको इतना अना का मसला क्यों बना दिया, इसको दीन ईमान क्यों बना दिया? जब 18वीं तरमीम नहीं थी तब भी आइन और कानून था। एक पार्लियामेंट ने समझा कि 18वीं तरमीम होनी चाहिए, अगले ने समझा 19वीं होनी चाहिए, अगले ने समझा 20वीं होनी चाहिए। अगर हम समझते हैं कि उन तरमीम में जहां जहां खामी है उनको हम इंप्रूव करेंगे, इसमें किसी को क्या एतराज है? ठीक हो गया, लेकिन भाई साहब करेंगे कैसे? क्योंकि आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी इनमें से किसी भी तरमीम को छेड़ने के लिए। तो क्या गवर्नमेंट के पास 2/3 मेजॉरिटी है? और अगर आपके पास नहीं है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आप एक नया इशू क्रिएट करना चाहते हैं ताकि मीडिया के टेंशन डाइवर्ट हो जाए। देखिए, अगर नया इशू भी क्रिएट करें जो हिसाब, तो ये हमारा पॉलिटिकल राइट है। हम समझते हैं कि मुल्क को चलाने के लिए कोई बेहतरी की जरूरत है। हाँ, ये बात है कि अगर ऑपोजिशन नहीं मानती तो हम नहीं कर सकेंगे। लिहाजा वावेला किसका? बिलावल साहब जो इतनी धमकियां दे रहे हैं उसकी जरूरत क्या है? भाई, अगर हमारी ऑपोजिशन कन्विंस नहीं होती तो वो तरमीम नहीं होगी। अगर हम कन्विंस कर लेंगे तो भी ठीक है। अगर हम कन्विंस करने के लिए आर्ग्यूमेंट देते हैं और वो मुखालफत में वोट देते हैं तो ये हमारा जमहूरी हक है। हम वोट लेके आए, हमको कौम के सामने रखें। इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई इखलाकी तौर पे गवर्नमेंट का ख्याल ये है कि वो आपसे पूछेंगे। आप इतना रिएक्ट क्यों कर रही हैं, इतनी रिएक्टिव क्यों है आप लोग? वो बात ही की उन्होंने और वो तो कोई फर्क नहीं पड़ा इससे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद चौधरी साहब, पहली बात तो ये है कि जब इस वक्त पूरा मुल्क इस वबा का... आवाज आ रही है आपको? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी जी, फरमाइए। जी जी आ रही है, फरमाइए फरमाइए। जी, मैं ये कह रही हूँ कि एक ऐसे वक्त में जबकि मुल्क में तमाम सूबे इस वबा का मुकाबला कर रहे हैं अपने तमाम तर वसाइल का इस्तेमाल करते हुए, ऐसे में अचानक से 18वीं तरमीम याद आ जाती है इनको, तो अपनी हुकूमत की जो इक्तिसादी और माशी नाकामी जो है उसको छुपाने के लिए ये 18वीं तरमीम जो है उसका जिक्र छेड़कर और उसके ऊपर पूरा अपनी नाकामी का बोझ डालना चाह रहे हैं। और सूबों से उनका जो इख्तियार है जिसकी बदौलत सूबे एम्पावर हुए और सूबों के अंदर बेहतरी आई, और आपने देखा कि 18वीं तरमीम से KPK हो या बलूचिस्तान हो और NFC अवार्ड से इवन सिंध के अंदर जो हॉस्पिटल्स की हालत में इम्प्रूवमेंट आई और अस्पतालों में और एजुकेशन के सेक्टर में जो काम हुआ, ये तमाम चीजें जो है इसमें बेहतरी आई है। अब हुकूमत जो है वो रातों रात बजाय सपोर्ट देने के, बजाय सूबों को हेल्थ सेक्टर के अंदर सपोर्ट देने के, बजाय सूबों को डेवलपमेंट में सपोर्ट देने के, हुकूमत तमाम तर जो अपना सियासी बयानियां देकर इस वक्त 18वीं तरमीम के पीछे लग पड़ी है। मैं समझती हूँ गवर्नमेंट का ख्याल ये, जैसे शाह महमूद कोई साहब ने कहा, सदाकत अली अब्बासी साहब ने कहा और भी बेशुमार वज़रा कह रहे हैं कि हम ये उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं करना चाहते। हम तो ये चाहते हैं कि जो 18वीं तरमीम से जो सूबों को इख्तियारात मिले वो सूबों ने क्या आगे डिवाइड किया उसको, क्या वो निचली सतह तक पहुंचे, या फिर अगर सूबों को जो इख्तियारात दिए गए थे उन्होंने इस्तेमाल भी किए या नहीं किए, या उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं, वो सिर्फ चेक करना चाहते हैं। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मौजूद है सूबों के अंदर, आपके पास तमाम तर ऑडिट मौजूद है कि कौन सा पैसा किस मद में कहाँ लगा, और उसके बाद जब लोकल बॉडी सिंध के अंदर मौजूद है और दूसरे सूबों में जहाँ पे लोकल बॉडी एग्जिस्ट करती है उनको बहरहाल पैसा मिल रहा है और तरक्याती काम भी चल रहा है और लोकल कम्युनिटी लेवल के ऊपर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, काम हो रहा है, तो ये सारा पैसा कहाँ से आ रहा है? डेफिनेटली इसका जो है ये जो अमाउंट है ये डिवॉल्व होके नीचे लोकल बॉडी तक पहुंच रहा है। तो अब पंजाब में लोकल बॉडी नहीं है, ये हमारा कसूर नहीं है कि पंजाब के अंदर अगर लोकल बॉडी नहीं है, पंजाब के इक्तिसादी हुकूक अगर वफाक उनको नहीं दे रहा बर वक्त, तो ये इसका जो बर्डन है वो आप लेकर सूबों के ऊपर अगर डालेंगे तो ये मैं समझती हूँ सूबों के साथ नाइंसाफी है। और अबव ऑल मैं बार बार यही दोहरा रही हूँ कि बजाय इसके, क्योंकि आपके सामने गुज़िश्ता साल भी बजट में इन्होंने डेवलपमेंट में कट लगा दिया, इन्होंने हर चीज के अंदर जब कट लगाया और फिर अभी तेल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में नीचे गिरी हैं, उसका कितना फायदा होगा? इन चीजों से बजाय वफाक अपने आप को मजबूत करके सूबों को मदद करे। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि
मेरी रीडिंग ये है कि ये कुछ तब्दीली करना चाहते हैं लेकिन सरेदा से इसको नहीं छेड़ेंगे। तारिक साहब ये फरमाइएगा सर, ये आपकी तरफ से भी, आपकी जमात की तरफ से भी बहुत रिएक्शन आ रहा है, आप इन चीजों को इतना सीरियस क्यों ले लेते हैं, क्यों आप इसको जिंदगी और मौत का मसला बना लेते हैं? बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी साहब। आज इस पे सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब ने जो है वो पार्टी पॉलिसी दी। बात यह है कि हर काम का एक वक्त होता है। कौमें जब बहरानों से दो चार हों, मुश्किलात का दो चार हों, एक पूरी दुनिया में एक वबा फैली हो और लोगों की जिंदगियों का दारो मदार उस पे हो और आप लोगों की जिंदगियां बचाने की तगोदौ कर रहे हों, ऐसे मौके के ऊपर इस तरह की डिबेट को जन्म देना, मैं समझता हूं इसका कोई मंतक नहीं है। 18वीं तरमीम एक मुतफिका दस्तावेज है जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने कंसेंसस के साथ उसको मंजूर करवाया है। और देखिए, इस वक्त वफाक का काम सूबों को मुत्तहिद करना है, तमाम इकाइयों को साथ लेकर चलना है। आप जब वुज़रा को थपकी दे के ये कहेंगे कि सिंध पे चढ़ाई करो, सिंध के मुतालिक बात करो, सिंध के सूबे को मलाइन करो, तो ये मुनासिब नहीं है। आप वफाक की अलामत हैं, आप वफाक में बैठे हैं, सबको साथ लेके चलिए। आपकी अपने सूबे में आप देखें पंजाब के अंदर क्या परफॉर्मेंस है। चौथा चीफ सेक्रेटरी आपको तब्दील करना पड़ गया। कितने लोगों को उस्मान खान बुज़दार की बुरी परफॉर्मेंस की बलि का बकरा बनाया जाएगा, यानी कितने लोगों की गर्दनें उड़ाई जाएंगी, कितने लोगों को कुर्बान किया जाएगा कि ये हमारा लाडला किसी तरीके से चीफ सेक्रेटरी के तो आप भी खिलाफ थे ना जी, वो उन्होंने हटा दिया तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए तो बेहतर हो गया, लेकिन अब आप चीफ सेक्रेटरी की सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, देखिए हमारी चीफ सेक्रेटरी और इनकी पॉलिटिक्स अपनी है। हमने तो कभी किसी इंतजामी उमूर के हवाले से, जो ब्यूरोक्रेसी है उसका एक अपना काम है, उसकी एक अपनी हदूदो कयूद है जिसके अंदर रह के उन्होंने काम करना है। चीफ सेक्रेटरी के हवाले से हमारी पब्लिक कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं है कि खुदा ना खास्ता को हम उनके खिलाफ थे। तो आपका ख्याल ये है कि डाइवर्ट करना चाह रहे हैं या नया बहरान पैदा करना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है? देखिए, बहरानों से पहले ही दो चार हैं, ये नया बहरान लाना चाह रहे हैं। और उसके साथ देखिए, लोकल बॉडीज को एक जगह पे खत्म किया पंजाब में, 58,000 लोगों को टेन्योर खत्म होने से पहले घर भेजा, नए इलेक्शन दूर दूर तक नजर नहीं आते, और दूसरे सूबों में ये बात करते हैं कि लोकल बॉडीज तक इख्तियारात की मुंतकली की जाए। भाई, आपके सूबे के लिए और मयार है, बाकी सूबों के लिए और मयार है, तो ये करना क्या चाहते हैं ये समझ से बाहर है। इस वक्त इस डिबेट को जन्म देना इंतहाई, मैं समझता हूं कि गैर जिम्मेदारी का इन्होंने सबूत दिया है। और गवर्नमेंट के अंदर भी हमेशा की तरह कंफ्यूजन जो है वो राइज है। एक वजीर कोई बात कर रहा है, दूसरा वजीर कोई और बात कर रहा है, तो ये इतना सिंपल नहीं है। अगर ये सीरियस एफर्ट था तो आप पार्लियामानी लीडर्स को बुलाते, पार्लियामेंट में बात करते, पार्लियामानी कमेटी में इसको रखते। अगर आप इस मामले पे कोई बात करना चाहते थे, इस तरह शोशा छोड़ देना और इस तरह इसको मजाक बना देना। और ये 18वीं तरमीम के हवाले से देखिए चौधरी साहब, इसमें बहुत टेक्निकल चीजें इन्वॉल्व हैं। यानी जब ये डेवोल्यूशन हुई थी तो एसेट्स एंड लायबिलिटी वफाक की तरफ से सूबों को हैंड ओवर हुए, उस पर बहुत खर्चा आया, उस पर स्टेट का एक्सपेंस आया, स्टेट का बहुत एफर्ट लगा। अब उस सारे को अनडू करना क्या इस वक्त स्टेट के मफाद में है, ये एक डिबेट है। ठीक हो गया, आपका नुक्ता आ गया। भाई साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा लेकिन वक्फा लूंगा। पहले सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि सर, कोरोना की सूरत हाल बड़ी खौफनाक है, डॉक्टर्स रो रहे हैं कि लॉकडाउन सख्त करें, लेकिन आज आपने एक स्मार्ट लॉकडाउन के नाम से एक लॉकडाउन को मजीद नरम किया। तो अब अगर मसाइल बढ़ जाते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। भाई साहब, आज के फिगर्स तो आपने देख लिए होंगे सर, कोरोना के मरीजों के 13,932 हो चुके हैं, 300 अमवात जो हैं वो पहुंच चुकी है आज, और तकरीबन मेरा ख्याल है 20 के करीब अमवात आज के दिन है। 500 के करीब मरीजों का आज इजाफा हुआ है। तो जो आप ये लॉकडाउन नरम करते चले जा रहे हैं, मरीजों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। अब जब रोजाना 30,000 टेस्ट किए जाएंगे तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि मरीज कितने ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो सर, ये कहीं ये फैसला आपके गले ना पड़ जाए? जी चौधरी साहब, ये फैसला जब हुआ किया जाता है उसमें अगर जितने सेहत के एक्सपर्ट्स हैं, जितना दीगर सूबाई रिप्रेजेंटेशन है, उनके वजीर आला हैं, वजीर आज़म हैं, आपकी अफवाज हैं, आपके दीगर जितने डिपार्टमेंट्स हैं रेलेवेंट, सारे बैठ के फैसला करते हैं कि क्या करना है। उसमें बाहर सियासत जो कुछ करें, लेकिन अंदर हम सारे एक हैं। एक वबा है, इसकी हकीकत है, ये फैल रही है, इसने फैलना था। हम समझते हैं कि जितना एक फोरकास्टिंग थी उससे कम फैली है अभी तक। ठीक है, टेस्ट भी कम हो रहे हैं, लेकिन अल्लाह का इस लिहाज से फजल है
अमवात उस रेशो से नहीं है जिस रेशो से बाकी दुनिया में हो रही है। इसमें कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, लेकिन हमें कोई पता नहीं है, किसी को नहीं पता ये 1 महीना है, 1 साल है, या खुदा न खास्ता कोई लंबे अरसे के लिए है। लिहाजा हमें ये समझते हैं कि दुनिया ने कोरोना के साथ जिंदा रहना है और जो जो एहतियाती तदाबीर है वो करनी है। हमने कोरोना से बचना है। खुदा ना खास्ता कोरोना के दौरान पाकिस्तान के लिए आपने सुनी होगी, आपने पढ़ ली होगी सर, वो तो कहते हैं कि अगर ये कंट्रोल ना किया जुलाई तक जो है ना पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा मौत हो जाएंगी, हालात खराब हो जाएंगे, हर चीज बंद हो जाएगी पाकिस्तान में। क्योंकि साहब इससे कोई दो राय नहीं है कि कोरोना को कंट्रोल करना है। इख्तलाफ राय कंट्रोल कैसे करना है। कुछ लोग समझते हैं कि स्पेन की तरह, फ्रांस की तरह हम लॉकडाउन करके उसे कर सकते हैं। हम समझते हैं कि लॉकडाउन पाकिस्तान में जहां गरीब इलाके हैं, जहां बहुत ज्यादा कच्ची बस्तियां हैं या बहुत ही तंग 3-3 मरले के घर हैं, वहां लॉकडाउन का वो रिक्वायर्ड फायदा नहीं है, क्योंकि लोगों की आप लॉकडाउन करके भी लोगों की मिंगलिंग और मिक्सिंग नहीं रोक सकते। लिहाजा हम समझते हैं कि हम 22 करोड़ लोगों के पीछे नहीं जाएंगे, बल्कि बीमारी के पीछे जाएंगे। और जिस जगह में, जिस इलाके में और जिस सेक्टर में बीमारी आएगी उसको उसकी जियो फेंसिंग करेंगे, उसको फॉलो अप करेंगे, उसको क्वारंटीन करेंगे, उसका टेस्ट करेंगे और उसके साथ साथ लोगों को क्या कह रहे हैं वो भी आपके सामने है। अब तो बलूचिस्तान का सूबा भी सिंध के साथ मिल गया है, वो ये कह रहे हैं कि ये लॉकडाउन नरम नहीं होना चाहिए, उसके अंदर सख्ती आनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब रह गए, और खैबर पख्तूनख्वा में आपको पता है सबसे ज्यादा मौत खैबर पख्तूनख्वा में हुई। 98 लोग वहां पे सर वो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। क्यों साहब, जो 18वीं तरमीम की आप बात कर रहे थे वो अभी तक एग्जिस्ट कर रही है, अभी तक इन प्लेस है, इफेक्टिव है। सूबे खुद मुख्तार हैं, उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन। कोई सूबा समझता है कि उसके मारूजी हालात ऐसे हैं कि वो लॉकडाउन कंप्लीट करके अगर वो मैनेज कर सकते हैं, लोगों को खुराक दे सकते हैं, उनकी जरूरियात पूरी कर सकते हैं, सर वो किसी कंप्लीट लॉकडाउन आपकी मर्जी के बगैर नहीं कर सकेंगे। वफाक लगाएगा तो लगेगा। नहीं, सूबा अगर डिमांड करेगा तो नहीं, सूबा डिमांड करेगा तो कर्फ्यू लग जाएगा। हम समझते हैं कि सूबे भी और दुनिया भी समझ गई है कि अब इस मसले का हल स्मार्ट लॉकडाउन ही है, और इंशाअल्लाह हम इस बीमारी को भी रोकेंगे, अमवात को भी रोकेंगे, और इस मईशत को हम चलने भी देंगे ताकि लोगों को खाने पीने का, दवाइयों का, ठीक हो रसद का। लेकिन सर ये ध्यान में रखें 210 मुल्कों में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है इस वक्त जिसका लॉकडाउन स्मार्ट है। जी नाज बलोई साहब। जावेद चौधरी साहब, मुझे तो हैरत और ताज्जुब है कि जितना आसान और सिंप्लीफाइड वर्जन ये दे रहे हैं सदाकत अब्बासी साहब, इतना सिंपल और इतना आसान ये मामला नहीं है। ये एक बहुत खौफनाक सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है दिन ब दिन, और हमें याद रखना चाहिए कि हमारी हेल्थ स्टैंडर्ड्स और हेल्थ फैसिलिटीज इटली और अमेरिका के मुकाबले में तो मैं समझती हूँ कि इवन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में भी हम बहुत नीचे जाके किसी नंबर पे हम आते हैं। तो फिर क्या जिन ममालिक में बेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज के बावजूद वहां पे 50-50 हजार लोगों की जाने गई हैं और वो उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और उनकी मिसाल से हम यही सीखते हैं कि लॉकडाउन ही वाहिद हल है, और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं होनी चाहिए। एसओपीज जो है वो बहुत सख्त किस्म के एसओपीज जो कि सिंध हुकूमत ने वाजे किए, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट एसओपीज हैं, उन्हीं पे अमल दरामद करने के बाद ही जो है आप अगर कोई ईज करें तो करें, वरना तो कराची के हालात बहुत खराब है। आपके कब्जे से वहां से भी चीजें निकल रही हैं, ताजा दुकानें खोल रहे हैं, वहां पे सड़कें अब भर गई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो सूबाई हुकूमत है अब उसके कंट्रोल में चीजें नहीं है। जावेद चौधरी साहब, कंफ्यूजन तो क्रिएट होगी जब वफाकी हुकूमत कहेगी कि हजाम की दुकान खोल दी जाए, दर्जी की दुकान खोल दी जाए, जब वफाकी हुकूमत कहेगी कि कंस्ट्रक्शन का कारोबार खोल दिया जाए, तो दूसरे ताजिर तो सवाल उठाएंगे, वो तो कहेंगे कि फिर हमारा कारोबार क्यों ना खोले आप। बात यह है कि इस वक्त अपनी जान को बचाना ज्यादा अहमियत है। हमारी जानें बचेंगी तो मईशत भी चलेगी। तो इस मामले की संगीनी को समझते हुए अगर वफाकी हुकूमत सूबों के आपकी आवाज नहीं आ रही नायब भाई साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। लेकिन भाई साहब मैं आपकी तो दोबारा आ रहा हूं कि आपको पता है ताजिकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, हमारा हमसाया भी है। ये वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसमें अभी तक कोरोना का एक भी मरीज नहीं निकला, और वहां पे सिर्फ उन्होंने मस्जिदें बंद नहीं की। सर ये वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसने रोजों पर भी पाबंदी लगा दी। उनसे रोजों का और फतवे लिए तमाम उलमा कराम से, उन्होंने कहा कफारा अदा कर दें, क्योंकि रोजा रखेंगे तो हो सकता है आपकी इम्यूनिटी कम हो जाए, आपकी कुव्वत मुदाफित कम हो जाए और उससे कोरोना के फैलने का खतरा है। तो वो भी तो एक मुल्क है ना सर, वहां पे कोई कोरोना का मरीज नहीं है, लेकिन उन्होंने लॉकडाउन भी सख्त किया हुआ है और उसके अलावा जो है वो नई नई अमेंडमेंट्स भी कर रहे हैं। जी भाई साहब।
जी चौधरी साहब, अगर आप देखें तो दुनिया में 2 मुल्क हैं जहां से कोरोना शुरू हुआ था, और वो दोनों मुल्क पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। और आज अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान में हालात उस तरह के नहीं है जिस तरह बाकी दुनिया में। तो हम अपने हालात को, अपने मुल्क को, अपनी ज्योग्राफी को और अपने दीगर चीजों को, अपनी माशरत को, अपना जो सोशल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है उसको बेहतर समझ के कर रहे हैं। आप ताजिकिस्तान की मिसालें दे रहे हैं, दुनिया में अमेरिका की मिसालें भी हैं। और नाज साहबा ने एक बड़ा अच्छा कहा कि इस मुल्क में हेल्थ की फैसिलिटीज नहीं है। काश उस वक्त जब हम चीखते थे कि इस मुल्क में वेंटिलेटर्स ले आओ, इसमें अस्पताल बना दो, उस वक्त लोगों को कमीशन के लिए बिजली के मंसूबे और नीली पीली बसों के मंसूबे लगाते थे। तो आज उसका एहसास हो रहा है सबको, हमें भी हो रहा है। हम भी कोशिश करेंगे कि उसको कवर करें। ज्यादा पाकिस्तान को अब ताजिकिस्तान में समझे। पाकिस्तान, एक और जुमला चाहिए साहब, ये जो बहुत सारा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन और कंप्लीट करते हैं, इन्हें कहें पाकिस्तान में आ जाएं, जरा जाके देखें आपको लियारी में कंप्लीट लॉकडाउन आपका किस तरह फेल हो रहा है, किस तरह बैंस कॉलोनी और मच्छर कॉलोनी में फेल हो रहा है। तो इन्हें कहें इनकी क़यादत भी जो है ना CNN BBC को छोड़े। लेकिन भाई साहब ये बड़ा अफसोसनाक मुकाम है कि स्टेट की किसी जगह नहीं है, ना सर कराची के अंदर, ना लाहौर के अंदर, ना पेशावर के अंदर, ना सर कोयटा के अंदर। जब रेट नहीं होगी साहब समझने वाली बात है, आजाद मुआशरों में कि गवर्नमेंट जो कह रही है उसमें आजाद मुआशरों में करने के लिए तैयार नहीं। तारिक साहब के पास जाने दे। तारिक साहब, आप लोगों ने काम किया, आजाद मुआशरों में हुकूमत, बात ये है अल्लाह ताला का लाखों शुक्र है कि हमने नीली पीली बसें बनाई, हमने 100 अरब के खड्डे नहीं खोदे पेशावर के अंदर। ये अल्लाह ताला का हमारे पे खास फजल है। हमने नीली पीली बसें सिर्फ लाहौर में नहीं बनाई, हमने मुल्तान में भी बनाई, हमने पिंडी इस्लामाबाद में भी बनाई, नॉर्थ सेंट्रल और साउथ पंजाब तीनों जगह बनाई। इनसे तो वो 100 अरब के अंदर जो खड्डे खोते हैं उसका हिसाब देना पड़ेगा, वो इस जहान में भी देना पड़ेगा, अगले जहान में भी देना पड़ेगा। अब अस्पतालों पे आ जाएं, मैं ऑन एयर अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के जावेद चौधरी साहब को गवाह बना के कहता हूं कि मेरे सामने बैठ गए सदाकत अब्बासी साहब, पिछले 5 साल के हेल्थ का एक्सपेंडिचर और नए हॉस्पिटल की KPK की फहरिस्त में है। मैं पंजाब के ले आता हूं, मैं पंजाब किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट से शुरू करूंगा, मैं रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से शुरू करूंगा, मैं रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी से शुरू करूंगा, मैं मुल्तान के चिल्ड्रन हॉस्पिटल से शुरू करूंगा, मैं मुल्तान के किडनी सेंटर से शुरू करूंगा, मैं रजब तैयब अर्दगान अस्पताल मुजफ्फरगढ़ से शुरू करूंगा। और इनको शर्मिंदा करना मकसद नहीं है, सिर्फ अवाम को हकायक बताना मकसद है कि ये झूठ पे मबनी सियासत ना करें, खुदारा ना करें। आपने बसें भी नहीं बनाई और आपने अस्पताल भी नहीं बनाए, खुदारा कुछ बना जाते मगर ये आपके नसीब में कोई अच्छा काम है ही नहीं। एक सवाल कैसे करेंगे? अब आप आ जाएं कोरोना के ऊपर। तो साहब जफर मिर्जा साहब कहते हैं कि जो लोकली ट्रांसमिटेड केसेस हैं, लोकली ट्रांसमिटेड जो बाहर से नहीं आए, 80% हो गए सर, आज 80% हो गए। जो साहब मैं यही बताना चाह रहा था, 80% हो गए हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके लॉकडाउन के साथ। आपका लॉकडाउन जैसे जैसे नरम हुआ है, लोकली ट्रांसमिटेड केसेस में इजाफा हुआ है। आज मुझे ये बताया जाए कि इस्लामाबाद में एक नोटिफिकेशन जारी किया है पब्लिक पार्क्स खोलने का। पब्लिक पार्क्स में कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है, वहां पे कौन से मजदूर काम करते हैं, वहां पे कौन सी फैक्ट्रियां लगी हैं। अवाम की जिंदगियों को खतरे में मत डालें, पॉलिसी बनाएं, उसको इंप्लीमेंट करें। खुदारा ये सब आपका काम है, आप हुकूमत के अंदर हैं। इधर उधर मत देखें, दूसरों को मत देखें, अपना काम करें। क्राइसिस के वक्त में लोग कमर बस्ता होते हैं, कौम को मुत्तहिद करते हैं, कौम को यकजा करते हैं और निकल आते हैं लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए। आप वाहिद लोग हैं जो छुपे बैठे हैं, जिनका नामो निशान नहीं है। पंजाब में मुझे बताएं, एडमिनिस्ट्रेशन नाम की चीज नहीं है। क्यों चेंज किया गया चीफ सेक्रेटरी को जब पता था कि ये वबा फैल रही है? पूरा सिस्टम आपने डीरेल किया। आप रोज तब्दीलियां लेके आते हैं, तब्दीली सरकार माना आपको, पर आंखों में तब्दीली सरकार आपकी, मगर ये तब्दीलियां ना करें जिससे लोगों की जिंदगी को खतरा हो। सर वो डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा केसेस छुपा रही हैं, ये भी एक इल्जाम उनके ऊपर लग रहा है, जिसका जवाब ज़ाहिर है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने अभी तक कोई नहीं दिया। और वो डॉक्टर से एक फिगर्स लेके पढ़ रहे हैं लाहौर के अंदर और पंजाब के अंदर कि इतने ज्यादा मरीज थे और गवर्नमेंट कम मरीज बता रही है। सदाकत अली साहब इसका कौन तजिया करेगा? लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम दोबारा खुश आमदी। सदाकत अली भाई साहब ये फरमाइएगा सर, ये 80% ट्रांसमिशन जो लोकल हो रही है, आप इसको भी साइड पर रख दें, ये जो स्मार्ट लॉकडाउन है इसको भी साइड पर रख दें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आपसे कहा था कि जफर मिर्जा साहब को हटाना है, कोरोना ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे, लेकिन आपने फरदौस आशक अवान साहब को हटा दिया। आपका ख्याल है कि कोरोना उनकी वजह से फैल रहा है? जी जो सब 3-4 बातें। एक तो यह है कि एक वक्त में सारे केसेस इंपोर्टेड थे
और उसके बाद एक ट्रेंड है, पूरी दुनिया का देख लें, बाकी तो लोकल ट्रांसमिशन ही होती है। तो ये किसी को कोई हैरत नहीं है कि ये लोकल ट्रांसमिशन है। जिस तरह पूरी दुनिया इसको रोकने में नाकाम रही है, हमने उससे बहुत बेहतर तरीके से हैंडल किया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के 2 बॉर्डर से ये बीमारी शुरू हुई थी। अब आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म सर आंखों पे, उन्होंने जो एतराजात किए, हमारा ख्याल था कि जफर मिर्जा साहब अपना केस सही तरह से प्रेजेंट नहीं कर सके, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं थी, उसमें वो कमेंट्स रिमार्क थे। जफर मिर्जा साहब का इशू था ना, फरदौस आशिक अवान साहबा का क्या जुर्म था, इनको क्यों हटा दिया गया सर? वैसे अब आप पता नहीं, जब फरदौस आशिक अवान साहिबा थी तो ये सारे ऑपोजिशन का थी कि वो क्यों है, आज वो नहीं है तो आप कहते हैं वो क्यों नहीं है। तो देखिए प्राइम मिनिस्टर का ये आईनी सवाल तो करना चाहिए ना सर, कौन सी टीम नहीं करे, कोई ना कोई वजह होगी ना। जी बिल्कुल, आपने वजह क्या है कि प्राइम मिनिस्टर का पहली बात है इस्तेकाक है कि वो अपनी हुकूमत की कारकर्दगी को किस जुबान से वो बयान करवाना चाह रहे हैं। और हम समझते हैं कि हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हम फवाद चौधरी साहब, फरदौस आशिक अवान साहिबा, इन सब के बावजूद हमारा जो हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं वो शायद आवाम तक पहुंचाने में हमें कामयाबी शायद उस तरह की नहीं हुई। तो इसलिए इसका मतलब ये है कि पहले के दौरान फवाद चौधरी साहब नाकाम हो गए, फिर फरदौस आशिक अवान साहिबा नाकाम होगी, अब आपका ख्याल है कि शिबली फराज साहब कामयाब हो जाएंगे? नहीं, हम समझते हैं कि बहुत अच्छा काम किया फवाद साहब ने, लेकिन जो हम चाहते थे उतना उनका डिलीवर नहीं हुआ। उसके बाद फरदौस आशिक अवान साहब ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन शायद अभी गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन और भी है अच्छा है, तो खूब से खूब तर की तलाश है और ये तलाश जारी रहेगी। वजीर आजम को लोगों ने वोट दिया है, उनका मैंडेट है कि वो किससे अपना ये काम करवाते हैं, जिसको वो कहेंगे वो हाजिर है। और मेरा ख्याल है किसी और का ये राइट नहीं है। कोरोना के इशू पे जफर मिर्जा साहब के साथ आप बहुत अलाइन है, आप कहते हैं कि यह मसला कंट्रोल हो ना हो लेकिन ही इज द बेस्ट, और जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उसके बारे में आपका ख्याल ये है कि वो सही डिलीवर नहीं कर रही, तो जाहिर है इधर से अगर कुछ कंट्रोल होगा तो वो आपका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कोई कौम को बता सकेगा ना। नहीं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का खाली कोरोना का मसला नहीं है, और बहुत सारी गवर्नमेंट के इश्यूज होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर किया, ये जैसे मैंने कहा उनका इस्तेकाक है कि वो किसी बेस्ट बंदे के जरिए अपना काम करना चाह रहे हैं। आज 2 लोगों की टीम आई है जिसमें बाजवा साहब भी हैं और शिबली फराज भी हैं, और इंशाअल्लाह इन पे जिम्मेदारी है, ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर ये परफॉर्म नहीं करेंगे तो कल किसी और की बारी आ जाएगी। लिहाजा ये समझे कि खूब से खूब तर की तलाश जारी है और साथ साथ इम्प्रूवमेंट भी आ रही है, बेहतरियां भी आ रही है। अगर कोई शख्स काम नहीं करता तो ये उसको हटा देते हैं। असद उमर, ख्वाह वो असद उमर ही क्यों ना हो, जो स्टार कलेक्टर थे, उनके स्टॉल प्लेयर थे, तो ये तो इनकी अच्छी बात है। शिबली फराज साहब काम नहीं करेंगे तो शिबली फराज साहब को हटा देंगे। देखिए, यही बात है कि गुज़श्ता हमने 2 सालों में यही देखा कि वजारतों में रद्दोबदल और तब्दीली होती रही, लेकिन कारकर्दगी में जो तब्दीली की हम ख्वाहिश रखते थे कि ये शायद कोई काम कर दें, पहले साल कुछ नहीं किए, दूसरे साल अपने आप को तब्दील कर लें, अपनी पॉलिसियां बेहतर बना दें, तो उसमें नाकाम रहे। अब आप हेल्थ में कुछ कर नहीं रहे, SOPs आप बना नहीं रहे, आप इस मामले को कोरोना की वबा के लॉकडाउन के अंदर ही आप कर्फ्यू और लॉकडाउन की कशमकश में फंसे हुए हैं। फिर आप कहते हैं कि नाई और हजाम की दुकान खोल दी जाए, दर्जी खोल दिया जाए, तो फरदौस आशिक अवान क्या बोले? वो यही बातें रिपीट करेंगी जो वफाक कह रहा है, और जब उसके बाद ये फंसते हैं तो फिर उसके बाद वजारत जो है उनसे हाथ धोना पड़ गया उनको। आज इतनी हमदर्दी हो रही है नाज उनके साथ। इस वक्त मेरी बात सुन ले, इस वक्त जो मसला है वो ये बात है सदाकत साहब की ठीक है, आप हमेशा इतराज करते थे, आपको याद नहीं बल्कि आपकी पूरी पार्टी करती थी कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बाकियात है। आज वो आपकी मुराद पूरी हो गई है तो अब आप उसके साथ हैं उनके? नहीं। देखिए, मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं समझती हूँ कि उनका हक था, अगर वो कोई भी अपनी मर्जी से किसी पार्टी में गई है, उस पार्टी ने उनको अगर कोई ओहदा दे दिया तो कुछ सोच के दिया होगा। अब जब सोच के दे दिया तो उसके बाद इस तरह से हटा देना और फिर उसी सोच से वापस भी ले लिया, उसी सोच से वापस भी ले लिया, तो क्या मसला है? तो आप यही करते रहे, आप फिर यही करते रहे, हर 6 माह बाद वजारतें तब्दील करते रहे। इस तरह हुकूमत नहीं चलती, ये नॉन सीरियस एटीट्यूड है। देखिए, मैं आपको ये बताती चलूं कि इस वक्त हम कोरोना की बात कर रहे थे तो पाकिस्तान पैरामेडिक एसोसिएशन के डॉक्टर्स कह रहे हैं कि खुदारा डॉक्टर्स की जान जो है वो इस वक्त रिस्क पे है, हाई रिस्क के ऊपर है। उन डॉक्टर्स की भी फैमिली है जो हॉस्पिटल्स में कोरोना पेशेंट्स को देख रहे हैं, और वो डॉक्टर्स बार बार कह रहे हैं कि लॉकडाउन को सख्त से सख्तर बनाया जाए, क्योंकि इस वक्त आपके सामने कल ही तो आप सिंध में बनवा देना
वो कोरोना से डॉक्टर जावेद जो केपीके में डॉक्टर थे, एक माहिर प्रोफेसर थे, उनकी कल वो जो है वो कोरोना की वजह से फौत हो गए। उसके बाद फिर आप ये देखें कि केपीके में डॉक्टर्स की सूरत हाल आप देख लें कि फ्रंट लाइनर्स रो रहे हैं कि उनके पास पीपीईज नहीं है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स उनके पास नहीं है, और ये सूरत हाल पंजाब के अंदर भी है। तो मैं समझती हूँ कि बजाय अपनी स्क्रीनिंग के अमल को इम्प्रूव करने के, बजाय इस लॉकडाउन के मामले को सीरियस तरीके से लेने के, अगर हुकूमत अपनी कश्मकश में कभी 18वीं तरमीम की जो है वो गुनगाना शुरू हो जाते हैं, उनके खिलाफ अब ये देखिए 20 दिन बाद ये कैबिनेट के अंदर एक और तब्दीली है और ये मेजर प्लेयर उन्होंने हटा के अपनी बैटिंग लाइन तब्दील कर दी है। तो ये कोई जाहिर है कोई ना कोई इसकी वजह तो होगी, वो मैं जाहिर तार साहब से पूछूंगा कि क्या वजह हो सकती है। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। तार साहब, आपको यकीनन ये पता होगा कि जो वजीर इत्तलात होते हैं वो बड़े मेन किरदार अदा करने वाले वजीर होते हैं, और जब फरदौस आशिक अवान साहबा को लिया गया था तो उस वक्त मतलब ये था कि गवर्नमेंट शायद अपोजिशन के साथ लड़ना चाह रही है। और अब जो नए दो लोग आए ये धीमे मजाज के, शिबली फराज साहब जो उनका मजाज बड़ा धीमा, जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब उनका मजाज भी बड़ा धीमा है। तो अब इन दोनों की अपॉइंटमेंट से यूं महसूस होता है कि गवर्नमेंट अब आपके साथ बेहतर सलूक करना चाहती है, क्योंकि ये लोग धीमे लहजे में बात करेंगे। तो ये तो मेरा ख्याल है आपके लिए बहुत अच्छा हो गया। अब शायद वो एक ब्रिज बन जाए ये गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान, ये दोनों लोग। ऐसा बात यह है कि जो तब्दीली सरकार का असल नारा था तब्दीली का, उसकी समझ तो हमें आज आई है कि जिस मर्जी तरह का टाइम हो, जिस मर्जी तरह का क्राइसिस हो, तब्दीली जरूरी है। तब्दीली चाहे 4 चीफ सेक्रेटरीज की हो, 5 आईजीज की हो, मशीरों की हो, वजीरों की हो। प्रॉब्लम यह है कि इस मुल्क के अंदर अभी तक वजीर सेहत तैनात नहीं हो सका। कितनी अनफॉर्चुनेट बात है। आपने आलमी इदारा सेहत के एक ज़ेरी लेवल के अफसर को लिया और उसको मुशीर सेहत बना दिया। आपने सेक्रेटरी हेल्थ तब तब्दील किए जब ये वबा शुरू हुई, 3 सेक्रेटरी हेल्थ आप तब्दील कर चुके हैं। आप तब्दीली जो ला रहे थे वो मेरा ख्याल है ये म्यूजिकल चेयर खेलते खेलते ही अगले 2-2.5 साल गुजर जाएंगे और ये तब्दीली का नारा पूरा हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि जो घबराना नहीं इन्होंने बार बार हमें कहा, वो नजर आता है कि ये पैनिक मोड में नहीं है। जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है और इधर बिजनेस एज यूजुअल है, इसका एक और एंगल भी है। वो अंग्रेजी की एक कहावत है कि अ बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स। आप कप्तान हैं, अगर कहीं कमी कोताही है उसकी जिम्मेदारी कबूल कीजिए। ये आए दिन टीम की तब्दीली और बिल्कुल आपके टेन्योर के मिड के अंदर, ये तो मंतक बिल्कुल समझ से बाहर है। इसकी क्या मंतक है? आपका ख्याल था कि फरदौस आशिक अवान साहबा को रहना चाहिए था, लेकिन उन पे तो बहुत एतराजात थे आपके। आप रोज उनकी हर प्रेस रिलीज के बाद, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपकी तरफ से रिबटल आता है। तैनात ही क्यों किया गया जॉय साहब? आप देखें ना, आपने तीसरा ये चेंज किया है। फवाद चौधरी साहब से आप फिरदौस आशिक अवान साहिबा पे आए, अब आपने दोबारा तब्दीली की है। तो ये फैसले आप किस तरह करते हैं, इसके पीछे क्या मंतक होती है, हम ये समझने से कासिर हैं। फिरदौस आशिक साहिबा देखिए, वो बिल्कुल उनकी सियासी कमिटमेंट थी तहरीक इंसाफ के साथ, ना फवाद चौधरी साहब की है। देखिए शिबली फराज की तो है ना सर जी, शिबली फराज साहब, और वो धीमे मजाज के मेन टीम है उनकी सर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेन प्लेयर आया आप तो जी, लीडर ऑफ द हाउस है सेनेट के अंदर। मगर बात यह है कि इन वजारतों को मजाक ना बनाया जाए। आपने इसको तजर्बागाह समझ लिया है कि जो तजर्बा करना होता है आप जिस मर्जी से करवा लेते हैं, वैसा ये उसके बाद फिर निदामत। ये कुछ तजर्बागाह है, वो कह रहे हैं कुछ तजर्बे कर रहे हैं आप, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा। सर ये कर क्या रहे हैं आप? असल में मुस्लिम लीग नून के लोगों को जो ये बात समझ नहीं आ रही, हमें पता है कि अब मियां साहब अगर वजीर आजम है और उनके छोटे भाई वजीर आला हैं, हमजा साहब उनके बाकी यानी डिफेक्टो वजीर आला हैं, और तीसरे घर के बंदे वजीर खजाना हैं इसहाक डार साहब, तो वो कैसे तब्दील कर सकते हैं? खानदानी हुकूमत थी, एक खानदानी बादशाही निजाम था, जहां कोई लीडर अपनी परफॉर्मेंस लेता है और लोगों को एक टास्क देता है और उस टास्क पे वुज़रा अपनी फाइलें लेके आए होते हैं, और जिस तरह बाकायदा एक सिस्टम ऑफ यानी चेक एंड बैलेंस है, वो इनको क्या पता कैसे होता है। ये होता तो आज हमारे पास मतलब 1500 यहाँ पे वेंटिलेटर होते। ये बड़ी अस्पताल गिनवा रहे थे, इन्होंने 10 अस्पताल गिनाए उस सूबे में, जिसमें 11 करोड़ वेंटिलेटर तो मेरा ख्याल है वज़ारत इत्तलात का काम नहीं है। 11 करोड़ लोगों के 10 अस्पताल हैं और उनका भी डॉक्टर फरदौस अवान साहिबा के इसमें कोई कसूर नहीं है। इनके कायदे मोहतरम किसी एक अस्पताल को भी मुनासिब नहीं समझते जहां वो अपना इलाज कराएं। ये अस्पताल सिर्फ गरीबों के लिए है, दुनिया की वजह से इनके लिए तो दुनिया के बाहर जी नहीं, हम कहना चाह रहे हैं इनको समझ नहीं आ रही, इनको तब्दीली क्या नहीं आती।
तब्दीली ऐसे ही अरे, होती समझ है। नहीं आया। चीफ सेक्रेटरी को टास्क मिलता है, वो अगर टास्क परफॉर्म नहीं करते वो बदल जाते हैं। वजीरों को हो सकता है कल हम मतलब फरदौस आसिफ गवान को लेकिन कहीं और सर ये लगा नहीं दें। होता है ये तो कि वजीर एक आज़म का पायलट इस्तेकाल जहाज है। क्रैश कर दे, ये खानदान उसको तो कहे है तू नहीं। उतर जा और नया बैठा दे उसकी जगह। सर ऐसा नहीं होता। नाज मनोज साहबा, ये अब आप फरमाइएगा, समझ नहीं आ 2 मिनट की क्योंकि अप्रोच। जब आपने खानदानों की हुकूमतें देखी हैं, आपने बादशाहतें देखी हैं, आपको क्या पता कि जी। ये भांजों भतीजों से आगे भी होती है गवर्नेंस, और जो गवर्न जो परफॉर्म नहीं करेगा वो बदल जाएगा। नहीं जी, जी नाज मनोज साहबा, जावेद साहब पंजाब में कोई समझते हैं मेरिट पे हो रहा है सब कुछ। आईजी बदले, इन्होंने पंजाब में आईजी पे आईजी इन्होंने तब्दील किए, चीफ सेक्रेटरी पे चीफ सेक्रेटरी रोज ये तब्दील करते जाते हैं, हर दूसरे महीने कोई चीफ सेक्रेटरी तब्दील हो रहा होता है। ये सारी तजुर्बा का इन्होंने बना के रखा है। इन सब ने इन्होंने वफाकी हुकूमत ने हम सबको जो है वो एक रोडेंट्स की तरह वो ट्रीट कर बिल्कुल रहे हैं। सही। हमारे ऊपर तजुर्बा ये नहीं, करना चाहते हैं। बहरहाल क्योंकि इनकी गवर्नमेंट बहरहाल में फैसले सियासी इन्होंने तब्दीली करने हैं। फैसला आपने नॉन गुफ्तगू से नहीं, फैसला सीरियस। खुद करना है। लेकिन शिबली फराज साहब एक बहुत अच्छे आदमी है, धीमे मजाज के, पढ़े लिखे आदमी है, वो वजीर बन रहे हैं, मैं उनको वेलकम कहता हूं। लेकिन साथ ही मेरी दुआ है कि उनका हशर ऐसा नहीं होना चाहिए जो फरदौस आसिफ गवान साहबा को हुआ था या उससे पहले फवाद चौधरी साहब का हुआ था। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को और किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज। मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।